लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितने टाइप्स के शेयर्स थे? 4 टाइप्स के शेयर्स थे। 2 टाइप्स के शेयर्स रह गए, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मीन्स जो खुद का हो, जैसे ओन कैपिटल इज नोन एज whoever is taking this capital। ओन कैपिटल में भी 2 है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो भी शेयर्स परचेज करेगा दे आर बिकमिंग व्हाट, ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड जो भी रिटेन अर्निंग्स यूटिलाइज करेगा दैट इज ऑल्सो ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो व्हाट इज बोरोड कैपिटल? बोरोड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम बैंक, either in the form of loan, either in the form of debentures and bonds. So that is borrowed capital। तो दो टाइप्स के कैपिटल है, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल भी 2 टाइप्स है, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एंड बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल में शेयर्स और डिबेंचर्स आएगा नहीं, आएगा ना। यहाँ पे ओन कैपिटल मतलब क्या, शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। और शेयर्स के 2 टाइप्स है, जैसे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स क्या होगा? ओनर्स ऑफ द कंपनी। और तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनर्स नहीं बोलते? अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर्स बोलेंगे तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर्स नहीं है कंपनी के? नहीं। शेयर्स का मीनिंग, शेयर्स का मीनिंग पूछ रहे हो? इक्विटी शेयर्स का ना, जो पार्टनर्स होता है उसका। दैट इज नॉट इक्विटी। इक्विटी शेयर्स क्या रहेगा? लास्ट लेक्चर आए थे ना तुम लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और शेयर्स का मीनिंग क्या है? शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ना कि 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए है, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़। तो कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपीज़ चाहिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो 1 लाख जो होगा इट इज़ द शेयर कैपिटल। और वो जो 1 लाख का है वो सारे पब्लिक मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। कंपनी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? पैसा प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। कि वो 1 लाख रुपीज़ में से 10 शेयर ए पर्सन ने दिया, 20 शेयर्स बी पर्सन ने दिया, 30 शेयर्स सी पर्सन ने लिया। तो दैट काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स। तो ए बी सी ये पर्सन्स को हम क्या बोल सकते हैं? ये पर्सन्स को हम बोल सकते हैं वहाँ पे शेयर होल्डर्स। समझा? यहाँ पे तुम लोग को शेयर्स समझा तो हम टाइप्स ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। शेयर्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ना लास्ट लेक्चर। शेयर्स तुम लोग को समझा है अच्छे से तो ही समझेगा टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या है समझा है? अंडरस्टूड और नॉट? लास्ट लेक्चर हुआ था ना हम लोग का शेयर्स। शेयर्स समझा है ना सबको? शेयर्स का मीनिंग क्या रहेगा तो ही आगे टाइप्स ऑफ शेयर्स समझेगा, वरना फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं समझेगा। तो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? शेयर्स क्या होता है, क्यों उसे ओन कैपिटल बोलते हैं? बिकॉज जब भी वो शेयर कैपिटल में डिवाइड होता है कि ए पर्सन ने 10 शेयर खरीदा, बी ने 20 खरीदा, सी ने 30 खरीदा, तो दिस ए बी एंड सी आर नोन एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ए बी एंड सी को क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर्स करना था। टाइप्स ऑफ शेयर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स?
इक्विटी शेयर्स भी ऑलरेडी हो गया था हम लोग का लास्ट लेक्चर में। इक्विटी शेयर्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब पहला प्रेफरेंस प्रायोरिटी मिलेगा दो केसेस में। कौन से दो केसेस में? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दोनों ही पहले किसे मिलेगा यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद किसे मिलेगा यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो जिसको बहुत रिस्क लेना है तो वो लोग कौन सा शेयर लेंगे? इक्विटी शेयर्स लेते हैं, बिकॉज वो लोग का जो डिविडेंड का रेट रहेगा इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग रेट, कि फ्लक्चुएटिंग रेट पे डिविडेंड मिलेगा वो लोग को। मतलब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट होगा, जो भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट होगा। और एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ द कंपनी वो लोग को रेसिजुअल क्लेमेंट्स मिलेगा। मतलब सबसे लास्ट में जब भी सेट ऑफ होगा लायबिलिटीज का, एसेट्स का, सबसे लास्ट में उसे क्या मिलेगा वहाँ पे? पेमेंट। रेसिजुअल क्लेमेंट्स इज वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर दैट इज पेड टू whom? दैट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? ये भी हम लोग का हो गया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में वो लोग को सबसे पहला प्रायोरिटी मिलता है। मतलब अगर किसी पर्सन को यहाँ पे शेयर्स खरीदना है, उसे बहुत इंटरेस्टेड है शेयर्स परचेज करने में, लेकिन उसको रिस्क लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कौन सा शेयर खरीदेगा? प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट भी फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स्ड। दूसरा क्या आएगा? उसको प्रायोरिटी मिलता है जब भी कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगी, उसमें क्या प्रायोरिटी मिलेगा? फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो उसको क्या मिलेगा? उसको वहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगा ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दोनों ही केसेस में। सो हियर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गया था हम लोग का। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है। So here we will do types of preference shares. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के। तो पहला तो इक्विटी शेयर्स, मतलब जो बंदे को रिस्क लेना है वो इक्विटी शेयर्स परचेज करता है। तो क्या हर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है? मतलब हर एक कंपनी वहाँ पे दोनों शेयर्स इशू कर सकती है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। तो दे कैन इशू बोथ दी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑल्सो, प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो। कि अगर तुम्हें रिस्क नहीं लेना है तो तुम बैंक में इन्वेस्ट नहीं करो। तुम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करके उस पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया तो यहाँ पे तो मैंने बताया कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर टेकन, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? First is cumulative preference shares. So what is meaning of cumulative preference shares? अभी यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है। कितने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है? 1 लाख नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास है। तो समझ लो कि मंथली डिविडेंड, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड जो रहता है फिक्स रेट पे मिलता है। तो दैट इज़ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो पे करना है किसे? कंपनी को, शेयर होल्डर्स को। एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो लिया है, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये जो मुझे प्रेफरेंस शेयर्स लेना है आई विल टेक इट फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स तक मेरा इनकम भी, रिटर्न भी फिक्स रहेगा। क्या रिटर्न फिक्स रहेगा? कि मुझे हर साल वहाँ पे कंपनी से डिविडेंड मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हर साल कंपनी पे डिविडेंड मिलता है। तो दैट इज़, मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स लिया है 5 ईयर्स के लिए।
तो अगर 5 years के लिए प्रेफरेंस शेयर्स दिया है तो डिविडेंड जो रहेगा, कितना डिविडेंड है सोचो, मंथली डिविडेंड इज 10,000 रुपीज़। हर मंथ में मुझे 5 years तक क्या मिलता रहेगा, 10,000 रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा। कितने ईयर्स तक, 5 years तक। सो इज इट कंपल्सरी टू गिव डिविडेंड, यहाँ पे बैठे, इज इट कंपल्सरी टू गिव डिविडेंड बाय कंपनी? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसमें फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता रहेगा 5 years तक। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या किया पता है, कि फर्स्ट ईयर कंपनी ने ये शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, कितना, 10,000। लेकिन जब इस सेकेंड ईयर आया तभी कंपनी कुछ फाइनेंशियल लॉस में चली गई, तो कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस। तो ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड रीपे नहीं किया है। तो इफ कंपनी हैड नॉट रीपे डिविडेंड ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस, तो क्या आएगा, इसका डिविडेंड क्या लैप्स हो जाएगा, मतलब क्या इसे फिर कभी भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। 5 साल तक कंपनी को डिविडेंड कंटिन्यूसली देना है। तो अगर एक भी साल कंपनी ने यहाँ पे लैप्स कर दिया ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, ये 10,000 रुपीज़ उसको नहीं दिया ये शेयर होल्डर को, तो क्या ये डिविडेंड यहाँ पे लैप्स हो जाएगा? व्हाट आई एम आस्किंग, यू आर नॉट गेटिंग माई क्वेश्चन, कि सेकेंड ईयर अगर लॉस हुआ तो क्या इसे डिविडेंड नहीं मिलेगा? नहीं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का वो एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, कि थर्ड ईयर जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का 10,000 प्लस ये ईयर का 10,000, 20,000 का डिविडेंड थर्ड ईयर देगी। और थर्ड ईयर भी अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो यहाँ पे फोर्थ ईयर कितना मिलेगा उसे, सेकेंड और थर्ड दोनों का बाकी है, मतलब कितना मिला, इक्विटी में जाके जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है ना, 10% ही मिलता है। लेकिन वहाँ पे अगर कंपनी ने इतना सारा प्रॉफिट कर लिया, सोचो कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया है वहाँ पे 12 करोड़ रुपीज़ का, और मैंने जब भी प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा तभी कंपनी का प्रॉफिट था 1 करोड़ रुपीज़। तो सोचो वो हिसाब से मुझे जो रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। हाँ, तो वो लोग को प्रॉफिट भी हाई बेसिस पे रहेगा वहाँ पे। यस, सो वहाँ पे अगर सोचो कि कंपनी ने 12 करोड़ बना लिए है वहाँ पे एज अ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो वो लोग को डिविडेंड वहाँ पे उतना ही ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसे नहीं होगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स के केसेस में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। और मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर 5th ईयर तक उसको डिविडेंड मिला ही नहीं तो क्या उसके बाद उसका डिविडेंड वहाँ पे कंपनी लायबल है डिविडेंड को रीपे करने के लिए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? इफ दे आर नॉट गेटिंग डिविडेंड तो क्या कंपनी लायबल है उसे रीपे करने के लिए? कंपनी इज लायबल टू रीपे even at the time of winding up of the company. तो what is the meaning of cumulative preference shares? Cumulative preference shares क्या होता है कि जो dividend होता है वो accumulated होते जाता है। accumulated होते जाता है मतलब it keeps on adding जब तक it is not fully paid. तो if the dividend is not fully paid, it goes on accumulating continuously. That dividend is known as cumulative preference shares. मतलब यहाँ पे 5 साल के लिए डिविडेंड लिया था, एक साल 10,000 मिला, बाकी के साल क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ। तो फाइनेंशियल लॉसेस के वजह से डिविडेंड नहीं मिल पाया, तो डिविडेंड क्या होगा, ऐड ऑन होगा, और जब तक फुल्ली पेड नहीं होगा तो इट इज नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जो शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑपोजिट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कि यहाँ पे अगर एक साल भी डिविडेंड लैप्स हुआ तो इट इज लैप्स फॉर एवर, कभी भी वो नहीं मिलेगा। तो दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
तो इवन प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसमें भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब डिविडेंड अक्यूमुलेट होगा, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं होगा. इट इज वंस इट इज नॉट गिवन, इट इज लॉस फॉर एवर. Then redeemable preference shares. Redeemable preference shares is repaid after certain period of time. तो redeemable preference shares क्या रहेगा कि repayment करना है after certain period of time. तो let's say अगर मैंने 10 years के लिए preference shares लिए है, तो what is the meaning of redeemable preference shares कि वो repay होगा. कभी repay होगा? 10 years के बाद. तो कंपनी को क्या करना होगा, 10 इयर्स के बाद उसे कंपलसरी क्या करना होगा, रीपे करना होगा सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैन नॉट बी रीपेड, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. तो कभी अपना पैसा वापस लेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना पैसा कभी वापस लेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वहाँ पे अपना पैसा कभी वापस लेगा ऑन द डेट ऑफ नहीं, मैच्योरिटी डेट तो रहेगा ही नहीं ना यहाँ पे. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अपना पैसा कभी वापस लेगा, मंथली थोड़ी लेगा. जब भी कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगी, बिकॉज लाइफ टाइम तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें पैसा वापस नहीं करना है, तो हम कभी पैसा वापस करेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. और तुम्हें पता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक सेक्शन है, उसके लिए वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 55 करके दिया है, 55 सबसेक्शन 1. तो इररिडीमेबल वो कंपनीज इशू नहीं कर सकती है कौन सा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो रिडीमेबल क्या होगा, जो रीपेड होगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एंड इररिडीमेबल विच इज नॉट रीपेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. 7 साल थोड़ी लगता है कंपनी को बंद होने में. लेकिन यहाँ पे कि वो लोग को अपना पैसा तभी ही वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा, मतलब जब भी कंपनी वाइंडिंग अप पे जाती है तो दे विल सेट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, दे विल सेट ऑफ ऑल एसेट्स. पहले पेमेंट मिलता है क्रेडिटर्स को, उसके बाद लाइन में होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. नहीं, जब भी कंपनी के पास कैपिटल आएगा तभी मिलेगा. एसेट जब भी सेट ऑफ हो गया, जब भी लायबिलिटीज का सेट ऑफ हो गया, वो टाइम पे वो लोग को पैसा वापस मिलता है. क्या हुआ, सफिशिएंट होगा ही, और नहीं हुआ तो भी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना पैसा वापस मिलेगा. चुप बैठो ना, क्या हुआ. क्योंकि पहले जब भी एसेट्स का सेट ऑफ होता है तो पहले पेमेंट, पहले लाइन में कौन रहेगा, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट किसे करना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद पेमेंट किसे करना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसके लिए यहाँ पे दैट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो 4 टाइप्स हुए हमारे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग मीन्स दे विल पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑफ द कंपनी. पार्टिसिपेटिंग का मीनिंग क्या होता है, क्या वो लोग मीटिंग्स ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो यहाँ पे मीटिंग में पार्टिसिपेटिंग नहीं कर सकते, राइट. आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलाउड टू वोट एट द मीटिंग्स, टू अटेंड द मीटिंग्स. आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट एट द मीटिंग्स, they don't have their voting rights. तो यहाँ पे participating word use किया है, तो what is the meaning of participating. तो participating preference shares is no, what is the meaning of participating preference shares. participating preference shares मतलब participating preference shares are those shares which are participate in what, surplus profit. मतलब ये पार्टिसिपेट होगा किसमें, सरप्लस प्रॉफिट में.
तो दे आर पार्टिसिपेटेड बाय whom? दे आर पार्टिसिपेटेड इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस प्रॉफिट? अभी सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है? जो बचेगा वो तो रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकते हैं उसे. तो यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट क्या होगा? सरप्लस प्रॉफिट मीन्स रिटेन अर्निंग्स आर दोज अर्निंग्स. अभी यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट का बात आया है तो आई विल एक्सप्लेन यू बोथ रिटेन अर्निंग्स एंड सरप्लस प्रॉफिट, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिटेन अर्निंग्स है. तो अभी रिटेन अर्निंग्स का भी एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे देती हूँ. यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट क्या रहेगा? जो प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, आफ्टर पेइंग डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट बचेगा दैट प्रॉफिट इज नोन एज सरप्लस प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सरप्लस प्रॉफिट. और रिटेन अर्निंग्स क्या होगा? तो रिटेन अर्निंग्स मतलब तो सरप्लस प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे? सरप्लस प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. मतलब डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट होगा दैट प्रॉफिट इज नोन एज सरप्लस प्रॉफिट. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. इंटरेस्ट, तो वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर दैट इज योर सरप्लस प्रॉफिट. तो क्या ये सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? कि दे विल कैलकुलेट द सरप्लस प्रॉफिट. तो जैसे ही कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट किया है आफ्टर, तो वो लोग रिटेन अर्निंग्स में डाल सकते हैं. तो रिटेन अर्निंग्स क्या होगा? तुम्हारा रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिटेन अर्निंग्स में डाल सकते हैं मतलब यहाँ पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है, पहले क्या करता है? जो भी प्रॉफिट बचेगा प्रॉफिट में से वो लोग कुछ पैसा सेविंग्स के लिए निकाल के रखेंगे. तो व्हाट आर द सेविंग्स? जैसे फ्यूचर में कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आया या फिर एनी ऑफ द अदर सिचुएशंस, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, फ्यूचर कोई भी ड्रीम्स के लिए, वहाँ पे जो भी पैसे हम बचा के रखते हैं वो पैसे को हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स. इवन वी आर डूइंग इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, जो भी हमें सैलरी आता है तो सैलरी से हम क्या करते हैं? सर्टेन सेविंग्स करते हैं. जैसे कि किसी ना किसी पर्सन का कोई ना कोई ड्रीम रहेगा, घर लेना है, कार लेना है, तो उसके लिए अभी से क्या करोगे? वहाँ पे सेविंग्स करके रखते हैं कि नहीं इतना सेविंग्स रहेगा, इतना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. तो वो जो पैसा रहता है सैलरी का पैसा विच यू आर कीपिंग असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो कंपनी भी कुछ ऐसे ही करती है. कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले रिटेन अर्निंग्स में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करेगी. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स. और सरप्लस प्रॉफिट क्या रहेगा? तो डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मतलब वो प्रॉफिट किसको जाता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को जाता है. तो अभी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्वेश्चन क्या था पता है? वो क्या बोल रहा है कि अरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे, दे आर टेकिंग रिस्क, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स तो मीटिंग में जा सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उसे रेट ऑफ डिविडेंड भी ज़्यादा मिल रहा है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले बोल रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कि हमें सिर्फ यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. कंपनी वहाँ पे 12 करोड़, जब भी 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और यहाँ पे सो कंपनी इज मेकिंग 12 करोड़ का प्रॉफिट, तो हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है. सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकाला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला कि तुम पार्टिसिपेट करो. किस में पार्टिसिपेट करोगे? कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में. तो बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स देने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम कौन से शेयर्स लेते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं. और वो दैट टू कौन से प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स.
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कि वो लोग सरप्लस प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन व्हाट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनीज सरप्लस प्रॉफिट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. और कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब अभी जब भी कोई बंदा वहाँ पे इक्विटी शेयर्स लेने गया, परचेस करने गया एक पर्सन इक्विटी शेयर्स, तो उसे क्या बोला कि ये इक्विटी शेयर्स अभी तुझे नहीं मिल सकता है क्योंकि ये सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ऑलरेडी. तो यू विल नॉट गेट नाउ इक्विटी शेयर्स. तो यू हैव द ऑप्शन टू परचेज विच शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. कि तुम्हें अभी इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसका डेट ऑलरेडी निकल गया है परचेस करने के लिए. तो अभी तुम कौन सा शेयर ले लो, वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स ले लो. तो बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स ले लूँ तो यहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो कंपनी इज सेइंग दैट आफ्टर 4 years यू कैन कन्वर्ट योर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आंसर इज येस. इफ़ यू आर परचेसिंग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि वो डिसाइडेड रहेगा 4 years 3 years, उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इक्विटी शेयर्स में. डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी शेयर्स में. तो व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. तो 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स है. क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड गोज ऑन अक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुल्ली पेड. Areas of dividend until it is fully paid, it goes on accumulating. Non-participating preference shares which we cannot participate, non-cumulative preference shares which are not accumulated, dividend is not accumulated. फिर convertible preference shares which can be converted into equity shares. Non-convertible which cannot be converted into equity shares. Redeemable which can be repaid after fixed period of time. Irredeemable which cannot be repaid after fixed period of time. Then और कौन सा रह गया है यहाँ पे, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. सरप्लस प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो व्हाट इज सरप्लस प्रॉफिट, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन whatever profit is left is known as your surplus profit. Now next topic is ज़्यादा करके इक्विटी शेयर्स ही लेते हैं लोग. प्रेफरेंस शेयर्स बहुत कम लेते हैं, इतना कोई लेता नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स. यस, प्रेफरेंस शेयर्स का इतना ये नहीं है, लेकिन जिसको अगर रिस्क नहीं लेना है तो दे आर कॉशियस इन्वेस्टर्स, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खरीदते हैं. बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, इक्विटी शेयर्स का इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. रिटेन अर्निंग्स मतलब वॉट एवर मनी इज़ लेफ्ट ओवर, जो भी मनी है यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स क्या रहेगा कि कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स के लिए वो मनी वहाँ पे सेव करोगे, दैट मनी इज़ नोन एज योर रिटेन अर्निंग्स. तो रिटेन अर्निंग्स क्या होगा यहाँ पे कि विच इज सेव, मनी विच इज सेव्ड इन फ्यूचर इज नोन एज योर रिटेन अर्निंग्स. तो ये रिटेन अर्निंग्स का पैसा है, कंपनी का हर एक अलग अलग अकाउंट रहेगा. तो अभी रिटेन अर्निंग्स का पैसा है वो कंपनी कौन से अकाउंट में डालेगी, रिटेन अर्निंग्स का पैसा कंपनी कौन से अकाउंट में डालेगी, रिटेन अर्निंग्स का पैसा. नहीं, आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स, कि रिटेन अर्निंग्स का जो भी पैसा है वो कंपनी साइड में निकाल के रखेगी, लेकिन कहाँ पे रखेगी, फॉर फ्यूचर पर्पसेस, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या पर्पसेस के लिए. लेकिन वो कौन से अकाउंट में मेंटेन करेगी ये पैसे को, उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करना होगा. दैट अकाउंट इज नोन एज रिजर्व फंड. सुना है इसके बारे में अकाउंट्स में, क्यों,
रिजर्व फंड, तो रिटेन अर्निंग्स का पैसा कहाँ पे जाएगा? रिजर्व फंड पे। रिजर्व फंड अकाउंट में क्या जाएगा? रिटेन अर्निंग्स का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन दिस मनी दे कैन कन्वर्ट इनटू शेयर्स ऑल्सो। तो तुम्हें पता है कि रिजर्व फंड का पैसा भी यहाँ पे रिजर्व फंड से किस में कन्वर्ट हो सकता है? शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो दिस रिटेन अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स बाय व्हाट? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सोचो रिजर्व का पैसा शेयर्स में कैसे वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या वो लोग इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे या वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे? इक्विटी शेयर्स आर इशूड और प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड? विच शेयर्स आर इशूड? ना तो इक्विटी शेयर्स इशूड होगा ना तो प्रेफरेंस शेयर्स इशूड होगा। रिटेन अर्निंग्स का पैसा अगर हमें कन्वर्ट करना हो शेयर्स में तो व्हाट इज इशूड? बोनस शेयर्स इज इशूड। सो यहाँ पे क्या इशू होगा? बोनस शेयर्स इशूड होगा। So retained earnings can be converted into what? It can be converted into bonus shares and this procedure is known as capitalization of profits और इसका और एक नाम होता है that is plowing back of profit. It is also known as plowing back of profit. So this is also known as plowing back of profit and it is also known as retained earnings. सो देर आर वेरियस नेम्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। एक होता है रिटेन अर्निंग्स रिजर्व फंड बोल सकता है, प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोल सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोल सकता है। मतलब कंपनी क्या कर सकती है? कभी भी फ्यूचर पैसे को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है बाय इशूइंग व्हाट? बोनस शेयर्स। तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स रहेगा तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर्स बाय इशूइंग बोनस शेयर्स दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोनस शेयर सिर्फ नए शेयर होल्डर्स को मिलेगा या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को? कंपनी जब भी बोनस शेयर्स इशू करेगी तो किसे इशू करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसे इशू करना है यहाँ पे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कभी भी नए शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं मिलेगा, बोनस हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स? एक आएगा यहाँ पे कि अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अगर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी ज़्यादा तो व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स? इफ अर्निंग्स ऑफ कंपनीज आर मोर, सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स डिपेंडेंट ऑन रिटेन अर्निंग्स? What are the factors dependent on retained earnings? तो फर्स्ट इज अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। सोचो कि अगर इनकम ज़्यादा आ रहा है, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज मोर देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। तो इफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज इज मोर तो क्या आएगा यहाँ पे? earnings of companies. If earnings of companies is always more तो क्या आएगा? retain earnings is also more. कैसे ज़्यादा रहेगा? कि अगर इनकम ज़्यादा हुआ, अर्निंग ज़्यादा हुआ, इफ़ यू आर गेटिंग मोर सैलरी, जो जितना सैलरी मिल रहा है उससे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है तुम लोग को, वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि तुम लोग ने कोई कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट लिया है कंपनी का, तो साथ साथ में तुम्हें सैलरी तो मिल रहा है लेकिन वो प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। तो इफ़ यू आर गेटिंग द सैलरी ऑल्सो एंड यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो, तो योर लेवल ऑफ रिटेन अर्निंग्स वुड इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अभी सेविंग ज़्यादा हो गया है, इनकम ज़्यादा हो गया है। तो अगर इनकम ज़्यादा तो सेविंग्स भी क्या होगा? सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीज एंड इफ सेविंग्स इंक्रीज दैट मीन्स योर रिटेन अर्निंग्स ऑल्सो इंक्रीज। तो सेविंग्स इंक्रीज होगा तो रिटेन अर्निंग्स भी इंक्रीज होगा। तो दैट इज अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अर्निंग्स ऑफ कंपनीज के बाद आएगा यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी। तो इफ टैक्सेस आर पेड एट हाई रेट,
So taxation policy, if taxes are paid at high rate तो retain earnings क्या होगा? If taxes are paid at high rates, then what is your retain earnings? Retain earnings are less. Then dividend policies. Dividend policies are कि अगर कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया या फिर कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड कम रेट पे दिया तो रिटेन अर्निंग्स क्या रहेगा? बिकॉज यू नीड टू ट्रांसफर फर्स्ट रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट एंड देन डिविडेंड रेट इज डिसाइडेड. तो पहले क्या डिसाइड होगा कि रिटेन अर्निंग्स में कितना ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद डिसाइड होगा क्या, फर्स्ट इट इज़ डिसाइडेड डिविडेंड का रेट क्या रहेगा एंड देन इट इज़ डिसाइडेड रिटेन अर्निंग्स में कितना ट्रांसफ़र होगा, या पहले डिसाइड करेंगे रिटेन अर्निंग्स और फिर डिविडेंड का रेट डिसाइड करेंगे एंड फिर क्या डिसाइड करेंगे, डिविडेंड का रेट डिसाइड करेंगे. सो हियर व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? डिविडेंड पॉलिसी इज इफ डिविडेंड इज पेड एट लोअर रेट तो क्या आएगा, रिटेन अर्निंग्स आर मोर और लेस. मोर और लेस, मोर ना, रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहेगा ना यहाँ पे. क्यों? क्योंकि डिविडेंड क्या हुआ, कम रेट पे दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट लो रेट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स देन योर रिटेन अर्निंग्स विल ऑलवेज इंक्रीज. एंड लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करेगा, मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा व्हाट शुड बी योर रिटेन अर्निंग्स. तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वुम डिविडेंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो अंडरस्टूड बोथ द कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स. नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल. सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल आज हम लोग लिखेंगे नहीं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल राइट ऑल द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद आएगा सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल. तो कौन कौन से सोर्स हो सकता है बोरोड कैपिटल्स के? क्या दोनों कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज? क्या दोनों कंपनी को एप्लीकेबल है शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना? बट दे कैन डू ना, दे कैन इशू शेयर्स. पब्लिक को नहीं कर सकते हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, डायरेक्टर्स उसके रिलेटिव्स वो लोग को वहाँ पे शेयर्स प्रोवाइड करेंगे या डिबेंचर्स प्रोवाइड करेंगे. सो दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल. और बोरोड कैपिटल में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है दैट इज़ डिबेंचर्स. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स? तो अभी सोचो यहाँ पे कि तुम कोई भी कंपनी का शेयर्स परचेज करते हो तो व्हाट यू आर बिकमिंग, सो यहाँ पे जो भी पर्सन शेयर्स परचेज करेगा दे कैन बिकम व्हाट, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो अभी मैं यहाँ पे भी ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर मैंने कंपनी के डिबेंचर्स लिए हैं तो क्या होगा यहाँ पे, दे आर बिकमिंग डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. व्हाट दे आर बिकमिंग डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. फिर सो यहाँ पे क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ. what you are getting as a proof, you are getting share certificate as a proof. And here for debentures what you are getting as a proof, evidence of title क्या रहेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो दोनों में ही डिफरेंस क्या रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो शेयर्स परचेज करता है वो शेयर होल्डर्स, यहाँ पे भी जो डिबेंचर्स परचेज करता है वो डिबेंचर होल्डर्स. यहाँ पे मिल रहा है शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पे मिल रहा है डिबेंचर सर्टिफिकेट. देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स? क्यों शेयर्स को ओन कैपिटल बोला है और क्यों डिबेंचर्स को बोरोड कैपिटल बोला है? तो व्हाट वी आर स्टडिंग द बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी. So why it is known as borrowed capital, debentures why it is known as borrowed capital and shares why it is known as own capital. अभी दोनों ही सिनेरियो
यस, एग्जैक्टली, क्योंकि इससे क्या करना है, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रीपे करना है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रीपेमेंट होगा आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सो आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दिस डिबेंचर होल्डर्स हैव टू रीपे वॉट, डिबेंचर्स का पैसा, मतलब सारे डिबेंचर होल्डर्स को उसका पैसा क्या करना होगा, रिटेन करना होगा, रिटर्न करना होगा, रीपे करना होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर्स को हम बोलते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिसका पैसा वाइंडिंग अप पे ही वापस मिलेगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनीज, जिसको रीपे करना है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो रीपेमेंट इज डन आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओ समथिंग टू समवन, दैट इज इट, वी कैन से यूज्ड एज लोन कैपिटल फॉर द कंपनी। डिबेंचर्स क्या कंपनी का लोन कैपिटल होता है? डिबेंचर्स क्या कंपनी का लोन कैपिटल होता है? या सो इट इज इट अराइजिंग आउट ऑफ लोन? क्या हम बैंक से लोन ले रहे हैं यहाँ पे? लेकिन हम कहाँ से लोन ले रहे हैं? बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं, तो हम किसके पास से लोन ले रहे हैं? पब्लिक से लोन ले रहे हैं ना। वी आर नॉट टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, टेकिंग लोन फ्रॉम, so debenture holders are creditors of the companies, they are not allowed to vote at the meetings, and क्या आएगा, they are not allowed to vote at the meetings, and what they are getting in return, इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है? तो डिबेंचर होल्डर्स को इन रिटर्न क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो डिबेंचर होल्डर्स आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में भी है कि डिबेंचर्स होता कौन है। तो वो आर नोन एज डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो हम क्या कभी भी कंपनी के डिबेंचर्स ले सकते हैं, तो वी कैन टेक debentures, and even public company issue debentures, even private company issue debentures, and you know जैसे शेयर्स को हम लिस्ट करवाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे ही क्या डिबेंचर्स भी लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में? जैसे शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऐसे क्या डिबेंचर्स भी लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में? द आंसर इज येस, डिबेंचर्स को भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ता है अगर हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं। So if we are issuing to public, we need to get listed in what stock exchanges. So debentures is a document which is given by whom? It is a document which is given by company. तो ये डेफिनेशन है जो एज इट इज पढ़ना है। डिबेंचर का डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट? डिबेंचर सर्टिफिकेट, एविडेंस ऑफ टाइटल। तो इट इज डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी as what? As a proof, evidence of title to whom? To debenture holder, arising out of loan, which can be created as a charge on assets or not, तो which can be secured मतलब assets बैंक में सबमिट करके यहाँ पे डिबेंचर्स ले सकते हैं, मतलब assets एज अ गारंटी प्रोवाइड करना है किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। सो हियर शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में डिफरेंस क्या है? शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? क्या कर रहे हो? yes, that is the major difference. It is own capital, it is borrowed capital. Now features of debentures, तो we'll do its features of debentures. features of debentures का पहला फीचर आएगा that it is promise to pay what?
Features of debentures. What are the features of debentures? First is promise. You sit here. यहाँ पे बैठ जाओ, सेकेंड बैठ जाओ. उसको बोल रहे हो. Features of debentures. First is promise. Promise is that कि जब भी डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी वहाँ पे पैसा लेगी डिबेंचर होल्डर्स से, तो कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉमिस दैट वी विल रीपे यू आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. एंड उसका जो फेस वैल्यू रहेगा, तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, किसको भी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका फेस वैल्यू स्टार्ट होता है हमेशा 1 रुपी से भी हो सकता है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स का फेस वैल्यू जो रहता है वो स्टार्ट होगा 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, वो हमेशा कॉस्टली रहेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है डिबेंचर्स में. फिर यहाँ पे रीपेमेंट के लिए अश्योरेंस देना, तो अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट, एंड दे विल मेक अश्योरेंस. अश्योरेंस मतलब दे विल क्या, yes, security देंगे. security देंगे means they will provide certain security in the form of guarantee. So they will provide certain security in the form of guarantee. That is time of repayment, priority of repayment and assurance of repayment. तो टाइम ऑफ रीपेमेंट मतलब मैच्योरिटी डेट पे पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है. फिर प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट मीन्स पहला ऑर्डर प्रायोरिटी किस में जाएगा, क्रेडिटर्स को. क्रेडिटर्स के बाद, तो क्रेडिटर्स कौन होता है, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होता है, तो पहला प्रायोरिटी किसे मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को. फिर अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, दैट वी अश्योर यू दैट तुम लोग 10 साल के लिए लोगे या 20 साल के लिए डिबेंचर्स लोगे, वी विल मेक द रीपेमेंट ऑन द मैच्योरिटी डेट. सो ऑन मैच्योरिटी डेट इट इज रीपेड टू यू. फिर आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट. इन रिटर्न क्या मिलता है, ये लोग को इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को. देन देयर आर 3 पार्टीज टू डिबेंचर्स. मतलब अगर किसी को कंपनी का डिबेंचर्स परचेज करना है तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है. कौन कौन से 3 पार्टीज आएंगे हियर. फर्स्ट इज जो कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है. दूसरा आएगा जो पर्सन डिबेंचर्स परचेज करता है, और एक पर्सन को इन्वॉल्व करता है, दैट इज डिबेंचर ट्रस्टीज. तो हु आर द डिबेंचर ट्रस्टीज, हु आर डिबेंचर ट्रस्टीज. नहीं, डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होता है, इफ यू हैव एनी कंप्लेंट एज अ डिबेंचर होल्डर, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कंप्लेंट, तो तुम लोग किसके पास जा सकते हो, डिबेंचर ट्रस्टीज के पास जा सकते हो. लेकिन कंडीशन क्या है, कंपनी के रूल्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि अगर 500 पीपल से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर्स इशू किया है तो ही यहाँ पे इशू ट्रस्टीज को अपॉइंट करना है. तो हु आर डिबेंचर ट्रस्टीज, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी एक पर्सन या फिर कंपनी का ही कोई एक बंदा डिबेंचर ट्रस्टीज बन सकता है. या फिर नहीं, या फिर डिबेंचर ट्रस्टीज कौन बन सकता है यहाँ पे, क्या बैंक डिबेंचर ट्रस्टीज बन सकते हैं. यस, लेकिन एसेट्स उसके पास रहता है ना, तो बैंक. हाँ, दिस इज द पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स. तो डिबेंचर होल्डर्स को अगर कोई कंप्लेंट है तो दिस इज द पार्टी, मतलब ट्रस्टीज का बताया है. हाँ, लेकिन वहाँ पे अगर सिक्योरिटी दिया है तो सिक्योरिटी बैंक को भी, तो बैंक को ही देना है ना सिक्योरिटी. हाँ, बैंक कैसे डील करेगा. हाँ, लेकिन अगर कोई भी डिबेंचर होल्डर्स रहेगा, यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ कौन बन सकता है, कोई भी पर्सन यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज़ बन सकता है. तो क्या वो इंडिविजुअल पर्सन ही आएगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है.
कि उसको जाके कंप्लेन किया तो वो कंपनी को बताएगा, फिर उसके पास जो एसेट्स रहेगा तो वो एसेट्स का सेलिंग करके उसका पैसा डिबेंचर होल्डर का पैसा रिकवर करेगा। इंटरेस्ट नहीं मिला तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ के पास गया, डिबेंचर ट्रस्टीज़ ने कंपनी को इन्फॉर्म किया, फिर भी हाँ नेम बैंक का आएगा लेकिन हैंडल करने वाला एक ही पर्सन रहेगा वैसा। कर सकता है कितने भी कंपनीज का, ज़रूरी नहीं है एक ही करेगा। तो यहाँ पे कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज़, तो ट्रस्टीज़ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसका इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट। देन डिबेंचर होल्डर्स कौन है वो तो पता है यहाँ पे, एंड हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स, तो एक ही पर्सन को अथॉरिटी मिलेगा डिबेंचर्स इशू करने के लिए, दैट पर्सन इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा किसी के पास भी पावर्स नहीं है यहाँ पे डिबेंचर्स इशू करने के लिए। कौन इशू करेगा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इशू करेंगे। आफ्टर दैट नो वोटिंग राइट्स, तो उसको एप्लीकेबल नहीं है कोई वोटिंग राइट्स। फिर सिक्योरिटी, तो अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो सिक्योरिटी वहाँ पे देना है, और अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करना है। तो कंपनी कैन ऑल्सो इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू होंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी इशू हो सकते हैं। फिर आएगा इशूअर, तो हु इज़ द इशूअर, तो यार बोथ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी ऑल्सो एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑल्सो, बोथ कंपनीज कैन बी द इशूअर। फिर आएगा लिस्टिंग, तो कौन लिस्ट करवाएगा अपने डिबेंचर्स, तो इट कैन बी लिस्टेड ऑन वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब डिबेंचर्स को भी लिस्ट करवा सकता है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंजेस पे। फिर आएगा लिस्टिंग के बाद ट्रांसफरेबिलिटी, तो डिबेंचर होल्डर्स कैन ट्रांसफर द डिबेंचर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो आंसर इज यस। तो डिबेंचर होल्डर्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं यहाँ पे डिबेंचर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या होता है, कंपनी का बोरोड कैपिटल होता है, मतलब पब्लिक को अगर बैंक में नहीं जाके कंपनी का डिबेंचर्स देना है तो वो लोग डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं। तो जैसे बैंक में हम एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं हमें फिक्स डिपॉजिट मिलता है, वैसे ही हमें कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, एंड वी आर बिकमिंग द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो जैसे बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है वैसे यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो सोचो अभी तुम लोग बैंक का एफडी नहीं लेके क्या परचेज करोगे, कंपनी का डिबेंचर परचेज करोगे। और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि बैंक के एफडी में जब भी 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, तो यहाँ के डिबेंचर्स में, कंपनी के डिबेंचर्स में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इट कैन बी 9% और 10%। तो एज अ इन्वेस्टर व्हाट यू विल थिंक, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं, ऐसे भी क्रेडिटर्स सबसे पहले लाइन में आता है जब भी कंपनी बंद होती है तभी। तो कंपनी जब भी वाइंडिंग अप होगी तो सबसे पहले लाइन में कौन रहेंगे, क्रेडिटर्स होंगे। तो हमारे पैसे वहाँ पे जाने नहीं वाले हैं, इसके लिए थोड़ा रिस्क लेके हम क्या परचेज किस में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो कंपनी के शेयर्स में नहीं, किस में इन्वेस्ट करता है, कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। और इसमें भी टाइप्स है डिबेंचर्स के, तो क्या क्या टाइप्स आएंगे डिबेंचर्स के, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी देयर आर टू टाइप्स, secured and unsecured debentures. Secured and unsecured debentures means they will provide certain assets सिक्योरिटी फॉर्म में, मतलब कल उठ के अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया, ऐसा हो सकता है इफ शी इज़ डिबेंचर होल्डर ऑफ माई कंपनी, तो मैं आके ऐसे बोल सकती हूँ दैट आई डोंट नो दिस पर्सन, तुमने क्या मेरे कंपनी का डिबेंचर्स परचेज किया था, मुझे पता ही नहीं है। कंपनी क्या ऐसे बोल सकती है, नहीं बोल सकती है, क्योंकि क्या प्रूफ रहेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट इज़ अ प्रूफ। तो अगर कोई भी रीज़न के वजह से अगर कंपनी ने अपना पैसा डिबेंचर होल्डर्स को वापस नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी रीज़न के वजह से अगर अपना पैसा वापस नहीं दिया तो क्या होगा, अपने एसेट सेल करके, सिक्योरिटी सेल करके क्या कर सकते हैं, पैसा रिकवर कर सकते हैं।
एंड दिस इज द रीज़न दे आर फाइलिंग फॉर्म CHG-9। कंपनीज क्या करती है, कौन सा फॉर्म फाइल करती है, CHG-9 फॉर्म फाइल करती है। ये CHG-9 फॉर्म होता किसके लिए है, CHG-9 फॉर्म किसके लिए होता है, चार्ज ऑन एसेट्स के लिए। मैंने समझाया था ना लास्ट लेक्चर, चार्ज ऑन एसेट्स कैसे क्रिएट होता है, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कि सारे एसेट्स को क्या रखना पड़ेगा एज अ गारंटी, एज अ सिक्योरिटी। तो उसके लिए वहाँ पे CHG-9 डिबेंचर्स के लिए रहेगा। वी नीड टू फिल दैट फॉर्म, मतलब कंपनी का सेक्रेटरी वो ROC में फॉर्म सबमिट करेगा। कौन सा, CHG-9। इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू डिबेंचर्स। तो दे कैन क्रिएट फिक्स चार्ज, इट कैन क्रिएट फ्लोटिंग चार्ज ऑल्सो। फिर आएगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं देना है, तो डिबेंचर्स पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना है, इज नोन एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बैरर डिबेंचर्स। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब क्या, जिसका नेम एंटर्ड होगा इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब जिसने भी, जो भी पर्सन ने डिबेंचर्स दिया रहेगा वो सबके नेम्स किस में एंटर हो गए, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में। तो उसके नेम वहाँ पे एंटर हो गए कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में। और बैरर डिबेंचर्स मतलब उसके नेम एंटर नहीं होंगे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर नाम एंटर नहीं होगा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में तो क्या इसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी वाले चेक कर रहे हैं ना रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, और अगर उसका नाम वहाँ पे लिखा ही नहीं है तो क्या उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दे विल गेट इंटरेस्ट बाय अटैचिंग व्हाट, अटैचिंग इंटरेस्ट कूपन्स। तो कूपन्स को अटैच करेंगे, फिर वो कूपन्स को जाके बैंक में विड्रॉ करवाना है, तो उसके बैंक से पैसा, कंपनी के बैंक से पैसा क्रेडिट होता है डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में। तो ये बैरर डिबेंचर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, कि अगर किसी को मुझे गिफ्ट देना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, बैरर डिबेंचर्स दे सकती हूँ, एंड आई कैन गिव गिफ्ट टू दैट पर्सन। मतलब जिसके हाथ में ये आ गया बैरर डिबेंचर, वो उसका खुद का नाम डाल के वो ओनर बन सकता है, किसका, डिबेंचर होल्डर का। मतलब पूरा राइट्स अभी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A पर्सन एंड B पर्सन, दो पर्सन है यहाँ पे, A एंड B। तो एक ने लिया है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, दूसरे ने लिया है यहाँ पे बोरोड डिबेंचर्स। तो B पर्सन ने क्या लिया है यहाँ पे, बोरोड। B पर्सन ने क्या लिया है यहाँ पे, B पर्सन ने क्या लिया है यहाँ पे, बैरर डिबेंचर्स। तो व्हाट इज दिस बैरर डिबेंचर्स, मतलब इसमें नाम नहीं रहेगा, तो जिसके भी नाम का ये हो गया बैरर डिबेंचर उसको वहाँ पे क्या मिलेगा, डिबेंचर्स, क्या मिल सकता है, डिबेंचर्स का पेमेंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी पर्सन को गिफ्ट देना है तो A पर्सन ने B पर्सन को गिफ्ट के फॉर्म में क्या दिया, वहाँ पे बैरर डिबेंचर इशू किया इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्ट ईयर, कि यहाँ पे अगर इशू किया है गिफ्ट के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, बैरर डिबेंचर्स में B अपना नेम एंटर करके क्या कर सकता है, इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। तो इन रिटर्न इसे क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट अटैच रहेगा जिसमें वो इंटरेस्ट ले सकता है। और एट द मैच्योरिटी डेट क्या वो अपना पैसा वापस लेगा, मतलब ये पैसा तो A ने भरा है यहाँ पे, B ने नहीं पे किया है, तो क्या B अपना पैसा रिकवर करेगा। बैरर डिबेंचर्स में पैसा किसने दिया है कंपनी को, A ने दिया है, A इज डिबेंचर होल्डर, लेकिन A ने गिफ्ट दे दिया है B को। तो अभी एट द मैच्योरिटी डेट पैसा किसको देना है, कंपनी को। कंपनी किसे पैसा देगी, A को या B को, B को, बिकॉज नाउ ओनरशिप किसके हाथ में आ गया, B के हाथ में आ गया। तो वी कैन से इट कैन बी ट्रांसफर बाय म्योर डिलीवरी, मतलब इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ का ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय होम, ट्रांसफर्ड बाय म्योर डिलीवरी, ओरली भी ट्रांसफ़र हो सकता है।
फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन देयर आर टू टाइप्स, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो क्या डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट होगा? नहीं, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ज़्यादा करके इक्विटी शेयर्स पे होता है, बट इट इज़ डिबेंचर होल्डर्स के चॉइस पे है। लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या कि डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कि जैसे अभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे भी डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, शेयर्स में। लेकिन जब भी डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो किसका परमिशन लेना होगा यहाँ पे? इफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स तो किसका परमिशन लेना होगा? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोला? नहीं, डिबेंचर ट्रस्टी का परमिशन नहीं लोगे यहाँ पे, किसका? हाँ, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, रिजोल्यूशन नीड टू बी पास बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अप्रूवल देंगे कि ठीक है ये डिबेंचर होल्डर्स अगर कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, तो अप्रूवल इज गिवन बाय वूम? अप्रूवल इज गिवन बाय शेयर होल्डर्स। फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगेन कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, दैट डिबेंचर्स आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और कौन से डिबेंचर्स है? redeemable and irredeemable debentures. Again, it is repaid after a fixed period of time. It is not repaid after a fixed period of time. Is irredeemable debentures. They are repayable only after liquidation of the company. और यहाँ पे बोला है ब्रिज ऑफ एनी कंटिंजेंसी अराइजेज, मतलब इफ दे आर नॉट फॉलोइंग, कोई ना कोई कंपनी ने फ्रॉड किया तो भी कंपनी क्या होगी? लिक्विडेट होगी, वाइंडिंग अप पे जाएगी। Now acceptance of deposits. So acceptance of deposits डिटेल में हम करेंगे कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 5। लेकिन अभी इसके लिए सिर्फ इतना समझ लो, दिस इज द पब्लिक डिपॉजिट्स। तो इट इज़ नॉट कंपनी का फिक्स डिपॉजिट, इट इज़ कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट्स। तो पब्लिक डिपॉजिट्स इटसेल्फ सजेस्ट द वर्ड क्या कि पब्लिक को इशू करना होगा। तो क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है? दोनों ही कंपनी इशू कर सकती है। इवन प्राइवेट कंपनी कैन इशू पब्लिक डिपॉजिट एंड इवन पब्लिक कंपनी कैन इशू पब्लिक डिपॉजिट्स। तो पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब क्या कि अगर कोई भी पैसा हमने कंपनी में डाला तो क्या हम उसे डिपॉजिट्स बोलेंगे? एनी मनी विच इज डिपॉजिटेड इन द कंपनी बाय द पब्लिक इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। अभी हम बैंक में गए, बैंक में हमने डिपॉजिट किया, क्या डिपॉजिट किया? कैश। तो अगर बैंक में जाके हमने डिपॉजिट किया वहाँ पे कैश, सर्टेन कैश अमाउंट डिपॉजिट किया है बैंक में जाके, तो वी आर सेइंग दैट हमने डिपॉजिट किया क्या? मनी डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे अगर पब्लिक ने आके कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया तो इज इट नोन एज पब्लिक डिपॉजिट? क्या वो पैसे को हम पब्लिक डिपॉजिट बोलेंगे? अभी दोनों में डिफरेंस क्या है कि बैंक में जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, लेकिन कंपनी में हमारा कोई अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे जो हम पैसा डालते हैं उसके लिए हम प्रूफ मांगेंगे फॉर आर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट प्रूफ इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। तो दैट प्रूफ इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट रिसिट। इसके लिए क्या मिलेगा? एक डिपॉजिट रिसिट मिलेगा वहाँ पे, दैट इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। फिर we will not discuss detail in this chapter, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी हमें सीखना है कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि कोई भी डिपॉजिट्स अगर लोन से अराइज होता है, कोई भी डिपॉजिट्स अगर लोन से अराइज होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? It is known as deposit, but it does not include any amount received from central government, state government, any amount received as loan from any banking company. वो इंफॉर्मेशन देना अभी ज़रूरी था क्या? वो इंफॉर्मेशन देना अभी ज़रूरी था, लेकिन ये लोग को लेक्चर के बाद बता सकते थे ना।
सो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, मुझे आज बॉन्ड्स भी कंप्लीट करना था, ऑलरेडी हम लोग पीछे चल रहे हैं, बॉन्ड्स भी मुझे कंप्लीट करना है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, मतलब ये जो सारे पैसे हैं इट विल नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट, इन डिपॉजिट। कि अगर किसी लोन लिया है यहाँ पे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एनी बैंकिंग कंपनी से, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अमाउंट रिसीव किया तो उसको डिपॉजिट काउंट नहीं करेंगे। तो डिपॉजिट किसे काउंट करेंगे कि कोई भी पब्लिक आके पैसा दे रही है और इन एक्सचेंज डिपॉजिट रिसीट लेके जा रही है कंपनी से, वो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, और दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपनी का एफडी लेना और कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट्स लेना, तो इज इट सेम? एफडीज एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, इज इट सेम? कंपनी का एफडी लिया या कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट लिया, दोनों एक ही चीज हुआ? क्यों अलग अलग हुआ? बिकॉज जो टाइम पीरियड रहता है पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए दैट इज फॉर, ध्यान दो यहाँ पे, जो पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए टाइम पीरियड रहेगा इट इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक। सो इट इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कीप योर फोन इनसाइड। सो इट इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी तक समझा हमने क्या क्या किया? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कोई डाउट है तुम लोग को? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या? फिर डिबेंचर्स, ठीक है, आज जो किया है वो रिवाइज तो कर लेते हैं, एटलीस्ट डेफिनेशन तो बताओ विदाउट सेइंग तुम लोग। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, किसी को डाउट है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस में? उसके बाद डिबेंचर्स एंड, हाँ तो डिबेंचर्स में डाउट है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स दोनों सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आएगा कौन सा? बैरर नहीं, यहाँ पे वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर्स। हाँ, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, लेकिन टेक्सुअल टर्म्स में क्या लिखोगे? इट कैन बी कन्वर्टेड। हाँ हाँ, अच्छा, નામ અને બીજું શું કીધું? ઈમેલ આઈડી, ઓકે ઠીક છે, અચ્છા હું કરી દઉં, ઠીક છે, હા હા ઠીક છે, હા શું કીધું મને? નામ બેચ છે ને? અચ્છા ઓકે ઠીક છે, થેન્ક યુ। क्यों, क्या हो गया? मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो चलेगा ना? शी वाज सेइंग आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो बाजू में लेक्चर चालू है, आवाज नहीं चाहिए। सो यहाँ पे 2 मिनट इतना रिवाइज करके अभी तक हो भी गया रहता रिवीजन। सो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, कितने टाइप्स के प्रेफरेंसेस है? क्यूमुलेटिव, बोलो एक, रिपीट करो, सब लोग रिपीट करेंगे फिर। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड irredeemable preferences। Retained earnings, what is the meaning of retained earnings?
एंड रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? जो हम ट्रांसफर करेंगे अमाउंट कहाँ पे? रिजर्व फंड में। फिर रिटेन अर्निंग्स के पैसे को क्या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इट इज नोन एज प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? समझ रहा है कंसेप्ट? सब समझ रहे हैं यहाँ पे? कोई भी ये चैप्टर में डाउट है? बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो एंड स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर। और एक अनाउंसमेंट करना था यहाँ पे, एक नया ऐप चालू हो रहा है प्रोफेशनल एकेडमी का। सो यू नीड टू रजिस्टर। प्रोफेशनल एकेडमी का एक नया ऐप चालू हो रहा है, तो तुम लोग को उसमें रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारा नेम डिटेल्स चाहिए रहेगा, दैट इज नेम, ईमेल आईडी एंड बैच। तो वो प्रोवाइड करना है यहाँ पे ऑफिस में, नए नंबर पे भेज देना, नेम, ईमेल आईडी और बैच नंबर। नया नंबर जो है ना प्रोफेशनल एकेडमी का, तो वो ऐप के लिए वहाँ पे भेज देना रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है।